और हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप 16। ग्रुप 16 यही चल रहा था ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात हम लोग करें तो हमने बताया था इस ग्रुप के मेंबर जो है ग्रुप 16 मेंबर रिएक्ट विद हैलोजन फॉर्म हैलाइड्स ऑफ जनरल फार्मूला। हैलाइड्स ऑफ जनरल फार्मूला एक बनाते हैं EX2 EX4 EX6। इस तरह के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो ग्रुप 16 के मेंबर्स होते हैं इस तरह से हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, क्या क्या बताया, EX2 EX4 EX6। अब उसके बाद हमने बताया था स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन क्या होता है। हैलाइड आयन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है F माइनस इज ग्रेटर देन Cl माइनस, Cl माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस, Br माइनस इज ग्रेटर देन I माइनस। स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो जो भी हैलाइड्स बनेंगे वो स्टेबल। और अधिकतर जो हैलाइड्स हम लोग पढ़ते हैं वो सब टेट्रा और हेक्सा हैलाइड्स। तो अगर हम लोग बात करें एमन्स हेक्सा हैलाइड्स, only SF6 is known to stable। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। SF6 is known to stable और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। SF6 जो है एग्जिस्ट करता है इन गैसियस फॉर्म। गैसेस फॉर्म। अब जैसे देखिए सल्फर का जो हेक्साफ्लोराइड्स होता है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कराएगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने की टेंडेंसी जो होगी ज़्यादा होगी। क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड आसानी से कर देगा, और जब अनपेयर्ड आसानी से कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, F6 आसानी से बनेगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ब्रोमीन की कम हो जाएगी, आयोडीन की कम हो जाएगी। तो सल्फर का हेक्सा, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड अननोन, सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड ही नोन है। क्यों, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकता है। ठीक, ये सल्फर का हेक्साफ्लोराइड जो है ये किस रूप में एग्जिस्ट करता है, गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2, सल्फर का जो हेक्साफ्लोराइड्स होगा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d2। और इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, आपका हेड्रल ज्योमेट्री होगी जिसमें सल्फर और फ्लोरीन कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। बहुत बार आया है SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल। ठीक है, SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल। ठीक, और अगर रीजन पूछा जाए तो ड्यू टू स्टेरिक रीजन, बस पहले लिखना ही, एक नंबर का है क्वेश्चन, ड्यू टू स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीजन वाला स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन ये आंसर है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एक नंबर में आया है।
SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल बिकॉज, क्यों? तो उसका कारण स्टेरिक रीजन। अभी क्या होता है हम बताएंगे आपको, बस इतना लिखना है आपको। ये सल्फर है यहाँ पे ना, ये सल्फर सेंट्रल एटम हो गया। अब इससे जुड़े कौन है? फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऐसे ही जुड़ा है। तो इसका मतलब इसके चारों तरफ कौन एटम इसको प्रोटेक्ट किया है? इसकी सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 6, और 6 की 6 वैलेंसी किसके द्वारा पूरी हो रही है? फ्लोरीन के द्वारा। और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो कोई भी रिएजेंट इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चारों तरफ से कौन घेरे हुए है? फ्लोरीन, फ्लोरीन एटम घेरे हुए है। तो जिसकी वजह से कोई भी रिएजेंट अगर सल्फर पे अटैक करना चाहेगा तो ये इसे क्या कर देगा? फ्लोराइड आयन अपने रिपेल कर देगा, क्योंकि फ्लोरीन निगेटिव चार्ज है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अपकमिंग कोई भी रिएजेंट होगा उससे क्या करेगा? वो अपने से दूर फेंक देगा। अब सोचिए क्या काहे ऐसा होगा? ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे माइनस आएगा, इस पे कौन आएगा? प्लस। तो जुड़ने वाला कौन ग्रुप आएगा? जुड़ने वाला भी तो माइनस ही आएगा भाई, प्लस से जुड़ने के लिए माइनस आएगा। तो ये माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल कर देंगे। और इसी रिपल्सन की वजह से ही जो है कोई भी ग्रुप सल्फर पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 6 फ्लोरीन एटम है वो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग जो रिपल्सन होगा उसी का क्या नाम देते हैं? स्टेरिक रीजन या स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्सन, चाहे जो भी पढ़े। ऑर्गेनिक में पढ़ा जाएगा इसको स्टेरिक हिंड्रेंस। SF4 के बारे में, SF4 के बारे में, SF4 के साथ कल चर्चा भी शायद थोड़ा सा किया था। SF4 का हाइब्रिडेशन क्या बताया था? sp3d ना, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बताया था। और इसमें हमने क्या बताया था? 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? 5 इलेक्ट्रॉन, अरे तू तो इरेगुलर है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? उदय और अभय बताओ भैया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, गुड, वेरी गुड। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। तो रेगुलर ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल, TBP सुना होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सब याद ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ते ही याद होता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ प्रेजेंट है, अब इसको सोचिए, अगर इसी चीज को ध्यान दीजिए तो अब आप कह रहे हैं लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इर्रेगुलर। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी, shows irregular geometry, irregular geometry, और that is क्या हो जाएगा? सीसा, सीसा, इसके शेप का नाम, तो ये याद होना चाहिए आप, इसके शेप का नाम क्या हो जाएगा? सीसा, ठीक है ना। बना के दिखा देते हैं। सल्फर है, देखो ट्राइगोनल क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री यही होती है, ये ट्राइगोनल और ये बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यही होता है। अब अगर हर जगह बॉन्ड बन जाए, हर जगह एटम जुड़ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
लेकिन अब यहाँ पे देखो ये पोजीशन कौन सी होती है, ये तीनों पोजीशन कौन सी है, इक्वाटोरियल। ये तीनों पोजीशन जो है आपकी इक्वाटोरियल, और ये दोनों पोजीशन कौन सी है, एक्सियल। तो इक्वाटोरियल जो होता है 120 डिग्री होता है, और एक्सियल जो बॉन्ड बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है। तो हमेशा हम लोन पेयर को अधिक दूर रखते हैं, ठीक है, अधिक दूरी पे रखते हैं। तो हम लोग इसको लोन पेयर को यहाँ रख दिया, ये लोन पेयर हो गया, बस बाकी 4 जगह फ्लोरीन रख दीजिए, ये और आपका ये ज्योमेट्री देखिए ये हो गया। ये कौन सी ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा, सीसा। ये आपके जो है सीसा। जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड, डाइक्लोराइड एंड क्या बनाते हैं, डाइब्रोमाइड। हाइड्रोजन के डाई हेलाइड बनाते हैं, क्लोराइड और ब्रोमाइड तो हमने ले लिया है, ठीक है। जैसे देखो सल्फर है, क्लोरीन भी बनाता है, सेलेनियम है, ठीक है। ये जितने भी डाइमेरिक हैं, डाइमर होते हैं, डाइमेरिक हैलाइड्स, these dimeric halides shows disproportionation reaction, disproportionation reaction से बनते हैं। shows disproportionation reaction, जैसे देखिए सेलेनियम है, सेलेनियम बन जाए सेलेनियम टेट्राक्लोराइड और प्लस सेलेनियम। यहाँ सेलेनियम की वैलेंसी कितनी आएगी, +1 आएगी ना। यहाँ सेलेनियम वैलेंसी +4, यहाँ कितनी आएगी 0। तो सेलेनियम क्या शो कर रहा है, अरे भाई +1 से कितना शो कर रहा है, +4। क्या उनका प्रोसेस, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, बढ़ना ऑक्सीडेशन। सेलेनियम 0 जा रहा है, कम हो रहा है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो करता है तो उसे क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इससे पहले कई बार इसको सबसे पहले प्रिपेयर किसने किया था, कार्ल सीले। कार्ल सीले was first to prepare, और किससे, बाय हीटिंग मर्क्यूरिक ऑक्साइड, बाय हीटिंग मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये ध्यान रखने वाली चीज है। किस कंपाउंड के द्वारा इन्होंने प्रिपेयर किया, किस कंपाउंड के द्वारा जो है सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया गया था, और सेशन था इन 1772। मर्क्यूरी का मतलब समझ रहे हैं ना, वैलेंसी तो HGO हीट किया होगा ना, 2Hg सॉलिड मिल गया और प्लस ऑक्सीजन गैस मिल गया। यही इन्होंने किया, सिंपल सा रिएक्शन है। इसका मतलब जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं, अगर आप मोस्टली हीट करिए तो वो क्या आपको देंगे, वो आपको ऑक्सीजन जो है इवॉल्व करेंगे, ठीक।
तो आइए देखते हैं कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत सिंपल मेथड है, आपको जो भी थोड़ी बहुत है वो देख लीजिए। सबसे पहला यहाँ पे हम दे रहे हैं बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट ले लीजिए और उसको हीट कर लीजिए। सुना है आपने भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, बहुत बार सुना, याद करिए पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। तो अगर आपने इसको सुना है, देखिए 2KCl, हमने इसको जानते कहाँ पढ़ा ये रिएक्शन, कैटलिस्ट में पढ़ा। पहला रिएक्शन यही है, पोटेशियम क्लोरेट, ये सॉलिड है, इसको हीट करते हैं। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं इसमें मालूम है? पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं। कौन सा कैटलिस्ट है बताया था, उसका एग्जाम्पल लेकर के भी बताया था। काला काला होता है, बोर्ड और पोतने के लिए हमने बताया भी था। तो इतना एग्जाम्पल है, जब ऐसे एग्जाम्पल नहीं आ रहे तो बेकार है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये सब ऐसे, हाँ MnO2 सॉलिड। कम से कम ऐसे एग्जाम्पल तो याद रखिए, जो इतना हिंट दे करके बताया गया है, तो वो नहीं याद है, बेकार है। तो इसको अगर डिकम्पोज करेंगे 2KCl और प्लस 3O2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें कितना, ये पोटेशियम क्लोरेट 4 पार्ट इसको लेते हैं और इसको कितना लेते हैं, 1 पार्ट। 4 पार्ट इसको लेते हैं और 1 पार्ट इसको लेते हैं। मतलब अगर ये 4 ग्राम लिए तो 1 ग्राम इसको लेना है, रेशियो इनका ऐसे होना चाहिए। ये हो गया। नाइट्रेट साल्ट को अगर हीट करें तो पोटेशियम नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रेट जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्राइट में। अब इसको थर्मली आप हीट करिए, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करिए तो ये टूट जाएगा। तो ये सब क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट है, ऑक्सीजन रिच जो है कंटेनिंग साल्ट है। तो इनको आप हीट करिए, तो हीट करने पर आपको ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मिले। ठीक, नेक्स्ट डोज मेटल ऑक्साइड which are present low in, कौन सी सीरीज पढ़े हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिल्कुल नीचे है। ठीक है भाई, जैसे देखिए अभी दिखाया था 2H2O सॉलिड, इसको हीट करिए, रिएक्शन पूरा कर लीजिएगा। 2Ag2O सॉलिड, इसको भी हीट कर लीजिए। 2Pb3O4 सॉलिड, इसको भी हीट कर लीजिए। और 3MnO2 इसको भी हीट कर, और सबका प्रोडक्ट आप खुद बनाइए। क्या आया था, 2Hg सॉलिड और प्लस O2 गैस, यहाँ पर 4Ag सॉलिड प्लस O2 गैस, यहाँ पे PbO बना दो,
2 PbO का 6 PbO हो जाएगा और प्लस O2 गैस, यहाँ वाला भाप बनाओ कुछ तो यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड MnO4 बनेगा और प्लस O2 बनेगा, सब जगह O2 ही। हाइड्रोजन परऑक्साइड जानते हो ना, H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब H2O2 से, H2O2 टूटेगा तो क्या बनेगा 2H2O + O2 है। अगर हम लोग H2O2 को डिकम्पोज करें, ये सब रिएक्शन आपको मतलब जबानी याद होंगे, देखिए अपने आप आपको दिखाई देना चाहिए क्या बन रहा है। 2H2O और प्लस O2 गैस, ये डिकम्पोजिशन। तो ये सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके आते हैं। पहले तो ऐसे आते थे, अब तो अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे देखोगे। प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली चीज ये कलरलेस गैस होता है, ये तो मालूम ही है, कलरलेस होता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो कोई टेस्ट तो होता नहीं, टेस्टलेस होता है। ठीक, कलरलेस, टेस्टलेस एंड अडरलेस गैस। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ना कोई टेस्ट होता, ना कोई इसका कलर होता, ना इसका कोई ऑर्डर होता है। अगर इसे हम लोग कंडेंस कर दें, अगर इसको हम लोग, इट कैन बी लिक्विफाइड, कैन बी लिक्विफाइड, अगर इसे लिक्विफाई कर दें अंडर प्रेशर, अगर प्रेशराइज करके इसे लिक्विफाई कर दें तो ये कैसा कलर हो जाता है, हल्का ब्लू कलर हो जाता है, लाइट ब्लू कलर लिक्विड हो जाता है। ठीक है भाई, लाइट ब्लू कलर का दिखाई देता है। ये गैस जलती नहीं है, द गैस डज नॉट बर्न। करती क्या है, ये सपोर्ट करती, कंबस्शन रिएक्शन में सपोर्ट करती, जलती नहीं है, सपोर्ट करती। ठीक है, बट इट सपोर्ट कंबस्शन रिएक्शन, बट इट सपोर्ट कंबस्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन, जैसे आपने ऑक्सीजन का एक्सपेरिमेंट किया भी होगा ना, अरे मोमबत्ती वाला, गिलास पलट दीजिए मोमबत्ती के ऊपर तो गिलास बंद क्या हो जाती है, गिलास कहने बंद हो जाती है, मोमबत्ती बंद हो जाती है, मोमबत्ती बंद हो जाती है। मोमबत्ती बंद होने का मतलब है वहाँ CO2 की परसेंटेज ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज कम। कभी देखते हो जंगल वंगल में आग लगी रहती है तो वहाँ आग बुझाना बहुत कठिन काम होता है, उसका कारण यही, ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहती है, आप लाख प्रयास करिए वो बुझती नहीं, बुझे ना बुझाए, बढ़ती ही जाती है। मानते हो नहीं तुम लोग इस बात है? आजकल कहीं लगी हुई है आग में, मैक्सिको में कहीं लगी, बहुत भयंकर आग लगी है, कहीं लगी है, मतलब न्यूज पे दिखा रहे थे। और एक डंप यार्ड है कहीं पे टायर का, वहाँ पे 75 लाख टायर रखे, वहाँ जला, पता नहीं स्पेस रिसर्च पे दिखाए थे, उस पे टायर जल रहा है, बहुत तगड़ा है, 75 लाख टायर वहाँ रखे हुए। ये सब चीजें सुनाई देती रहती है तो देखा जाता है, सुनते सोचते हैं कि गजब ये भी है। जितने भी मेटल्स हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, अब यही एक्सेप्ट वाला याद रखे रहिएगा भाई,
एक्सेप्ट नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स खुद पूछा जाता है, कौन कौन होते हैं? Au और Pt एंड सम नोबल गैसेस, सम नोबल गैसेस। ऑलमोस्ट ऑल मेटल एक्सेप्ट, मतलब इनको छोड़ करके, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर आर एबव रूम टेम्परेचर। ये ध्यान दीजिए, एट रूम टेम्परेचर आर एबव रूम टेम्परेचर, ये आपस में रिएक्शन करते हैं। और जानते हैं जो भी मेटल्स होंगे हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स है, तो मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा। मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा सीधे सीधे है। नोबल मेटल्स क्या होते हैं? चारों तरफ पैसिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है, तो वो रिएक्शन ही नहीं कर पाते। जैसे कुछ इनर्ट इन नेचर होते हैं ना, तो ऐसे नोबल मेटल्स भी होते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है कंपोजिशन है जो डिजॉल्व करता है, वो कौन सा है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया भी पढ़ा जाएगा, उसके अलावा और कोई भी इसको डिजॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, ये आपको याद होना चाहिए भाई। ठीक, एंड सम नोबल गैसेस, कुछ नोबल गैस भी जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है, तो क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये भी कोई क्वेश्चन है, कौन सी थियरी ये बताती है ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक? कौन सी थियरी ये बताती है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ये भी ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू MOT है ना, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, according to molecular orbital theory, O2 is paramagnetic. In nature, ये भी याद रख के रहिए। इन वेपर स्टेट H2 is also, ये भी पूछा जाता है। इस सल्फर का कौन सा फॉर्म जो है पैरामैग्नेटिक होता है? तो सल्फर का कौन सा फॉर्म? H2। ये भी क्वेश्चन आता है, अभी तो पढ़ा जाएगा सल्फर के फॉर्म, एलोट्रॉप पढ़ा जाएगा, उसमें आएगा, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। जितने भी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन करता है तो जो भी रिएक्शन होते हैं सब कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। लेकिन तब भी कुछ ना कुछ हमें एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से रिएक्शन आर स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक इन नेचर। Some reaction also required external energy, external heat, कुछ हीट की रिक्वायरमेंट की जरूरत यहाँ पड़ती है। मेटल क्या बनाएगा? ऑक्साइड, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2CaO। एल्युमिनियम क्या बनाएगा? Al2O3, Al2O3, तो इसको 2 कर दो, ये 4 कर दो, ये दोनों 3 कर दो, बैलेंस हो गया ना। P4O10, ये क्या बनता है?
P4O10, यहाँ पे 5O2 कर दो। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जिंक सल्फाइड जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, जिंक ऑक्साइड और प्लस SO2 बनेगा। CH4 और हाइड्रोकार्बन जब भी करता है CO2 और क्या बनता है, H2O, फिक्स है। 2H2O कर दो, ठीक है मेरे लाल। या 3O2 कर दे, इसको कितना कर दे, 2O2 कर दे। तो देखो ये मेटल से रिएक्शन, ये रिएक्शन किससे है, रिएक्शन विथ मेटल है। ये रिएक्शन किसके साथ है, रिएक्शन विथ नॉन मेटल है ना। ये किसके साथ है, ऑक्सीजन की रिएक्शन किसके साथ है, ये सब क्या है, कंपाउंड है। तो रिएक्शन विथ ये क्या है, कंपाउंड है। और ये क्या है, इसको लिखवे नहीं चाहिए हो। ये क्या बनेगा, 2SO3। ये क्या बनेगा, 2H2O प्लस 2Cl2। ये जो है कैटालिटिकली जो है, कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड, कैटालिटिकली ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा। देखिए सब अलग अलग चीज है ना। ये कंपाउंड भी है, सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। ये क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या है, मेटल। तो बना तो रहा है ऑक्साइड ही। देखिए ऑक्साइड 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 है। ये हम लोग पढ़ेंगे डीकन प्रोसेस, ये क्लोरीन में पढ़ा जाएगा। इसे हम लोग डीकन्स प्रोसेस कहते हैं। बाकी की बातें कल। थैंक यू। बहुत डील कर रहे हैं तुम लोग ना।